आप किसी भी नेचर का आ जाए, जरूरी नहीं कि कोई स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। ये मान लो कोई ग्राफ है वाई और एक्स के बीच में, यहाँ पे मैं एक्स वैल्यूज़ को प्लॉट करते जा रहा हूँ और यहाँ पे मैं वाई वैल्यू का ग्राफ मुझे इस प्रकार बनता हुआ दिख रहा है। सपोज दिस इज द ग्राफ। अब इस ग्राफ का एरिया अंडर द ग्राफ का मतलब क्या होता है, ये जो ग्राफ एक्स एक्सिस के साथ कितने एरिया को कवर कर रहा है, इसको फाइंड करने का जो तरीका होता है, ग्राफ का एंड पॉइंट्स, यहाँ पे उन दोनों पॉइंट्स के बीच में आप एरिया को फाइंड करने के लिए अगर बोला गया, मान लो आपको बोला गया कि ए और बी पॉइंट के बीच में जो ग्राफ है, उस ग्राफ के नीचे जो एरिया होगा उसको कैलकुलेट करो। तो जो तरीका होता है, हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर को ड्रॉप कर लेते हैं, ए से और बी से। फिर जो एरिया बन गया बेटा यहाँ पे, दिस एरिया इज कॉल्ड एरिया अंडर द ग्राफ। फिर से सुनो बेटा, ये जो एरिया है, इस ग्राफ का एंड पॉइंट से क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देना है। तो आपको जो भी एरिया मिलेगा उस एरिया को बुलाते हैं एरिया अंडर द ग्राफ। बट प्रॉब्लम है, हमारे कोर्स में ये कर्व वाला ग्राफ आएंगे नहीं, क्योंकि इसका एरिया को आप डायरेक्ट फाइंड नहीं कर सकते हो। इसका एरिया को फाइंड करने के लिए हमें चाहिए कैलकुलस। ओके, तो इस प्रकार का आपको ग्राफ नहीं मिलेगा, बट तरीका वही होता है, ग्राफ किसी भी नेचर का दे दे तो आपको जो ग्राफ गिवन होगा वो हमेशा कोई स्ट्रेट लाइन ही दिया जाएगा। मान लो दिस इज द ग्राफ ए बी। अब इस ग्राफ के अंडर एरिया कैलकुलेट करने का मतलब है, ए से आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, लेट दिस बी बी, और बी से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, लेट दिस बी डी। अब जो एरिया होगा, कोई ना कोई अगर ज्योमेट्रिकल फिगर बन गया तो अच्छी बात है, हम इसको डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेंगे। अगर उसका एरिया का फॉर्मूला पता है, नहीं पता है तो हम इसको मॉडिफाई करके कन्वर्ट करके रेक्टेंगल में, ट्रायंगल में तोड़ के भी कर सकते हैं। बट फिलहाल ये ट्रापेजियम बन गया, स्ट्रेट लाइन के साथ कोई ना कोई शेप ले लेगा, आप एरिया आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ दिस इज गोइंग टू बी ए ट्रापेजियम ओनली। अगर इस ट्रापेजियम का आप एरिया फाइंड कर लोगे तो यू आर ऑन द वे टू कैलकुलेट द एरिया अंडर द ग्राफ। ओके, रिमेंबर वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर। बेटा मान लो एरिया कैलकुलेट करते वक्त आपका जो एरिया है, सपोज मैं कुछ ग्राफ दे दिया इस प्रकार, ये वैल्यू सपोज में दे दिया 20 और ये वैल्यू में सपोज दे दिया 10, और एक ग्राफ कुछ इस प्रकार में दे दिया यहाँ पे, लेट दिस हाइट भी 30, और एक ग्राफ इस प्रकार चल रहा है यहाँ पे, लेट दिस डेप्थ भी कुछ 15 मीटर। ठीक है, अब हम जानते हैं बेटा ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ का एरिया का मतलब है ये एंड पॉइंट जो सीधा एक्स से कनेक्टेड है, फिर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करने का जरूरत नहीं, सीधा एक्स से कनेक्टेड है। तो आपको यहाँ पे एक एरिया मिल गया, लेट दिस बी A1, बट यहाँ पे परपेंडिकुलर इसलिए ड्रॉप किए क्योंकि ये एक्स से कनेक्टेड नहीं था। अगर एक्स के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड है, जो बाउंडेड एरिया है उसी को कैलकुलेट करना है। बोलो बेटा, ये जो ग्राफ है ये टोटल ग्राफ हुआ, ये ग्राफ, यहाँ पे ग्राफ कौन सा था, ये वाला, ये टोटल ग्राफ था। तो मैं यहाँ पे दोनों को अलग अलग क्यों कंसीडर कर रहा हूँ, कंटिन्यूस ग्राफ क्यों नहीं मान रहा हूँ, ग्राफ तो कंटिन्यूस है ही, यहाँ से यहाँ तक ग्राफ कंटिन्यूसली चला, बट इन दोनों को मैं अलग इसलिए कर रहा हूँ, ये जो एरिया मेजर कर रहे हैं हम लोग अबव द एक्स एक्सिस, और ये जो एरिया मेजर कर रहे हैं इसको A2 नाम दे दो, इसको हम मेजर कर रहे हैं बिलो द एक्स एक्सिस। तो याद रखना बेटा, जो एरिया आप एक्स के ऊपर मेजर करोगे वो पॉजिटिव आएंगे, जो एरिया एक्स के नीचे मेजर करोगे वो नेगेटिव आएंगे। फिर दोनों एरिया को मैं जोड़ूंगा तो प्लस माइनस का मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं A1 कैलकुलेट करूँ, बोलो ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला सबको पता है, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस यहाँ पे 20 है और हाइट यहाँ पे हमने 30 दे रखा है, तो ये आ जाएगा कुछ 300 यूनिट, स्क्वायर यूनिट्स। बताओ बेटा, यहाँ पे अगर मैं एरिया को फाइंड करूँ A2, ये आएगा फॉर्मूला हाफ बेस इंटू हाइट। बेस 20 और 30 के बीच में, इसको 30 मान लो, 20 और 30 के बीच में 10 का गैप था, और ये हाइट मैंने 15 दे रखा है, सो दिस इज गोइंग टू बी 15। 2 से इसको काट दोगे तो 5, ये कितना आएगा 75। रिमेंबर, जिस दिन मैं A1 प्लस A2 करूँगा, ये डिपेंड करता है आप कौन सा ग्राफ के पढ़ रहे हो। अगर यहाँ पे कोई वेक्टर क्वांटिटी रखे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर y में आपने वेक्टर रखा है, जैसे वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, अगर y पे आपने वेक्टर रखा है तो यहाँ पे साइन कंसीडर होगा। y पे अगर आपने वेक्टर रखा है तो यहाँ पे साइन कंसीडर होगा। वो भी तरीका बताऊंगा, कभी दोनों जोड़ा भी जाएगा, वो बाद में देखेंगे। लेकिन यहाँ पे इन दोनों एरिया को जोड़ेंगे तो साइन वाइज ही जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ से जो एरिया निकल के आएगा दैट विल हैव सम साइन। A1 इज गोइंग टू बी 300 और A2 इज गोइंग टू बी -75 इंस्टेड ऑफ +70। बोलने का मतलब अभी के लिए इतने याद रखो, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ देख के आपको डिस्टेंस भी पूछ लेगा और डिस्प्लेसमेंट भी पूछ लेगा, तब क्या करना है जुगाड़ मैं बताऊंगा। अभी के लिए एरिया को हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव मानेंगे, ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव। बताओ बेटा,
300 माइनस 75 इज गोइंग टू बी हाउ मच? टोटल एरिया 225 मीटर। अगर इस एरिया से मुझे कोई वेक्टर क्वांटिटी मिलेगा तो ये प्लस माइनस का मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। इस एरिया को कैलकुलेट करके अगर मुझे कोई स्केलर क्वांटिटी मिलेगा तो मुझे माइनस का ध्यान नहीं रखना है, मुझे हमेशा प्लस ही करना है। ये बाद में सिखाऊंगा। मान लो आपको वेलोसिटी टाइम गिवन है और आपको ये पूछ लेगा कि अगर आपको थोड़ा बहुत आता है तो मैं बोल देता हूँ यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पूछा है या डिस्टेंस पूछा है, डिपेंड करता है। ये कौन सा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। ये कौन सा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमें दोनों मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट भी मिलेगा और डिस्टेंस में भी मिलेगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जैसे ही मैं कैलकुलेट करूंगा इन एरिया का ध्यान मुझे रखना पड़ेगा, प्लस माइनस। यहाँ पे वैल्यू कितना आएगा? 225 मीटर। ये मैं बाद में बताऊंगा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया मुझे डिस्प्लेसमेंट देता है। अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्टेंस निकालूंगा दैट इज गोइंग टू बी स्केलर क्वांटिटी। अगर इस स्केलर क्वांटिटी इन दोनों एरिया को मुझे जोड़ना पड़ेगा। 300 प्लस 75, दिस इज द डिफरेंस। बेटा सेलिना में कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ डिस्टेंस भी पूछ लेगा। मैं अभी इसलिए बोल दिया वेलोसिटी टाइम ग्राफ से अगर वेक्टर पूछा है, वेक्टर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर, इसका एरिया से मुझे एक्चुअली में डिस्प्लेसमेंट मिलता है, लेकिन मुझे साइन का कंसीडर करना पड़ेगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इटसेल्फ इज अ वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन जिस दिन वो डिस्टेंस बोल दिया तो मुझे प्लस माइनस का ध्यान नहीं रखना है, मुझे सीधा जोड़ देना है क्योंकि डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो ये भी मुझे ऑब्जर्व करना है उस ग्राफ से हमें कौन सा क्वांटिटी मिलता है। अगर ये कैसे वेक्टर हुआ, कैसे स्केलर हुआ, डिस्प्लेसमेंट कैसे मिला, डिस्टेंस कैसे मिला, वो नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो पढ़ने वाले हम लोग। लेकिन ये मान के चलो कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया मुझे डिस्प्लेसमेंट देगा और उसी से मैं डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा हूँ। अब भूल जाओ कैसे कैलकुलेट होगा, ये ध्यान रखो डिस्प्लेसमेंट कौन सा क्वांटिटी वेक्टर है, डिस्टेंस कौन सा क्वांटिटी स्केलर, बस इसी पे ध्यान रखना। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी देगा तो मुझे साइन का कंसिडरेशन लेना पड़ेगा फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ एरिया। ऊपर वाले एरिया को प्लस लेंगे, नीचे वाले एरिया को माइनस लेंगे, सीधा जोड़ेंगे नेगेटिव के साथ तो आंसर आएगा। लेकिन अगर यही क्वांटिटी एरिया से अगर हम स्केलर मेजर कर रहे हैं, जैसे कि उस कभी कभार हम डिस्टेंस भी फाइंड करेंगे और डिस्टेंस के कारण हम लोग जो एरिया मिलेगा वो दोनों एरिया को हमें यहाँ पे प्लस माइनस नहीं करना है, दोनों का वैल्यू को सीधा जोड़ देना है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। ओके बेटा, तो हम लोग ये पढ़ रहे हैं एरिया से क्या क्या क्वांटिटी मिलेगा। एक मैं शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा यहाँ पे, उन शॉर्टकट ट्रिक्स को डायरेक्ट याद रखोगे। बेटा अगर y और x के बीच में एरिया कैलकुलेट कर रहे हो तो आप इमेजिन करोगे, ये एक्चुअल में तरीका नहीं होता है, आप इमेजिन करना y इंटू एक्स से आपको जो भी यहाँ पे क्वांटिटी मिलता हुआ दिखेगा उसी क्वांटिटी को आप मान लेना एरिया अंडर द ग्राफ। फिर से सुनो बेटा, मैंने क्या बोला? y और x को मल्टीप्लाई करके सोचेंगे, अगर स्लोप पूछा है तो डिवाइड करके सोचेंगे, अगर एरिया पूछा है तो मल्टीप्लाई करके सोचेंगे। मैं बताऊंगा क्या मैं बोल रहा हूँ। मान लो आपको क्वेश्चन में स्पीड टाइम ग्राफ गिवन है, इसको आपने y में रखा, इसको आपने x में रखा। मैं इसका एरिया को कैलकुलेट कर दिया और मैं ये चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ इसका एरिया से मुझे क्या मिलेगा। अब इन दोनों क्वांटिटी का प्रोडक्ट ले लो, स्पीड इंटू टाइम। क्या मिल रहा है बेटा? स्पीड से डिस्टेंस बाई टाइम और टाइम से टाइम कैंसिल, तो क्या मिला? डिस्टेंस मिलेगा। मैं बोलूँगा स्पीड एंड टाइम ग्राफ का एरिया मुझे क्या देगा? सॉरी, एरिया मुझे क्या देगा? डिस्टेंस। अगर इसी ग्राफ में मैं आपको बोल दूँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है, वेलोसिटी को हम y में रखते हैं, स्पीड टाइम को हम x में रखते हैं। अगर मैं इसका एरिया कैलकुलेट करूँ तो बोलो बेटा y इंटू एक्स से मैं यहाँ पे वेलोसिटी इंटू टाइम कर दूँ। वेलोसिटी इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टाइम से टाइम कैंसिल हो जाएगा तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। So what is the area under velocity time graph? That gives us the measurement of displacement. Similarly, we can have an acceleration time graph as well. अगर आपको क्वेश्चन में एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिवन है, अगर मैं इसका एरिया को फाइंड करूंगा तो एक्सेलरेशन एंड टाइम से मैं सोचूंगा। व्हाट इज द एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी, रिमेंबर दिस पॉइंट। एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी इनटू टाइम, टाइम से टाइम कैंसिल। तो यहाँ पे मुझे वेलोसिटी नहीं मिलेगा बट क्या मिलेगा बेटा? हाँ, चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे गलती होगा आपसे। एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया मेजर करेंगे तो हमें वेलोसिटी नहीं मिलता है, क्या मिलता है? चेंज इन वेलोसिटी। मतलब फाइनल 90 है, दैट इज नॉट द आंसर। इनिशियल कितना था वो मैटर करेगा। इनिशियल मान लो 10 था, फाइनल 90 मिला, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना आएगा? 80 मीटर पर सेकेंड आएगा। यू डोंट नीड टू गिव द आंसर एज 90। So it is never going to give you the velocity, it is always going to give you the change in velocity.